गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संतोष सर लॉकडाउन क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर नेचर इन्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल इन्वायरमेंट, इसके दो कंपोनेंट्स बायोटिक और अबायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कई कंपोनेंट्स जो हैं उसका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, मतलब कैसे एक दूसरे से वो मिले हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। An ecosystem come into existence following the interaction all among living organisms that are dependent of each other and their interaction with the physical environment in which they reside. For इंस्टेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट etc। मतलब कि इन्वायरमेंट में जितना भी कंपोनेंट्स हैं वो सारा कंपोनेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी, चाहे वह पेड़ पौधा हो, ग्रास हो, जीव जंतु हो, कुछ भी। इट इज़ ए नेचुरल यूनिट कंप्राइजिंग नॉन लिविंग एंड लिविंग एलिमेंट्स। जो नेचुरल यूनिट होता है उसमें उसको दो भाग में हम लोग बांट करके समझ सकते हैं। एक होता है नॉन लिविंग और दूसरा होता है लिविंग एलिमेंट। तो नॉन लिविंग एलिमेंट में क्या क्या आता है, तो जैसे लैंड हो गया, वाटर है, एयर है, ये सब आता है नॉन लिविंग में। और लिविंग एलिमेंट में क्या है, तो जैसे प्लांट है, एनिमल है, ये सब जो है वह लिविंग एलिमेंट में है। इसमें आप किस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसको इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। द बायोस्फीयर ऑल्सो contains distinct region called biomi and aquatic life zone, wherein each zone has its own physical condition and unique organic composition। बायोस्फीयर में जो कंटेंट्स है, डिस्टिंक्ट कंटेंट, कई तरह का जो कंटेंट है उससे जो बायोस्फीयर बना हुआ है, मतलब बायोस्फीयर में कई तरह का जो कंटेंट्स है जो आपस में मिल करके बायोस्फीयर बनाया है, उसको हम लोग बायोमी कहते हैं। और इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक्यूटिक लाइफ जोन के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में बतला रहा है कि इस जोन, प्रत्येक जो उसका जोन है उसका फिजिकल कंडीशन और ऑर्गेनिक कंपोजिशन, यह सब यूनिक है, डिफरेंट है। द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट ओनली इंटरलेटेड बट also function in a systematic manner, forming a definite system. This is why the biosphere is referred to the global ecosystem and biomi as the regional ecosystem। अब इसमें यह कह रहा है कि जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है वह एक दूसरे से जो जुड़े हुए हैं वह एक सिस्टमेटिक मैनर में जुड़े हुए हैं, एक डिफिनिट सिस्टम में वो
एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिस वाई द बायोस्फीयर इज रिफेयर टू ग्लोबल इकोसिस्टम, क्योंकि बायोस्फीयर जो है वह एक ग्लोबल जो इकोसिस्टम है उसको रेफर करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, एक्सटेंड इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इम्पार्ट्स ए डायनेमिक कैरेक्टर टू आवर इन्वायरमेंट। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इंटरेक्शन है, इसका हमारे इन्वायरमेंट में एक डायनेमिक कैरेक्टर भी है, डायनेमिक कैरेक्टर है इसका। एनी चेंज इन द अबायोटिक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस ए रिजल्टेड चेंज इन द biotic environment, especially in term of number of and kind of species living things, in turn modify their the physical element environment to suit them। अब इसमें यह कह रहा है कि अगर बायोटिक इन्वायरमेंट में कोई भी अगर चेंज होता है, तो किसी भी तरह का के कंडीशन में अगर चेंज होता है तो उसके रिजल्ट जो होते हैं उसमें भी बदलाव होता है, उसमें भी चेंज होता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो नेचुरल इन्वायरमेंट को इसमें डिस्कस किए थे। नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग ये देखे थे कि यह दो भाग में बटा हुआ है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है उसको हम लोग इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट को देखिए, द इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्स विच ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड इन ए ऑर्डर टू प्रोस्पेर एंड सर्वाइव। अब नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है वह क्या है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है, जो इन्वायरमेंट का सोर्स है उसी को सोर्स का यूज करके हम लोग अपने को सरवाइव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। और इसको फुलफ़िल जब हम करते हैं तो इस तरह से जो रिसोर्स का हम यूज करते हैं वह ह्यूमन रिसोर्स है। एवरी अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन द हार्मोनी विथ नेचर, बट विथ एडवांसमेंट्स of science and technology, rapid industrialization and spread of agriculture, urbanization and overpopulation resulted. Human beings have transformed the environment to fulfill their needs। अब इसमें यह कह रहा है कि जो ह्यूमन का जो रिक्वायरमेंट है, तो वह ह्यूमन के रिक्वायरमेंट में क्या आता है, तो ह्यूमन जो है वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए वह साइंस का यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, जिसके वजह से रैपिड काफ़ी तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, तो ओवर पॉपुलेशन रिजल्ट, मतलब पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म द इन्वायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। और ह्यूमन जो है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करके जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो सोर्स अवेलेबल है उस सोर्स का वह यूज करता है और अपने नीड को, मतलब अपनी आवश्यकता को वह पूरा भी करता है। एक्टिविटीज सच ए clearing of forest land, lumbering and mining become the unsustainable with the passage of time. This activity has intensified the process of environmental degradation and increase in the amount of carbon dioxide in air has led to global warming।
अब इसमें यह कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए नेचुरल रिसोर्स का जब ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है तो कई तरह का जो एक्टिविटी है वह ह्यूमन के द्वारा किया जाता है, जैसे कि जंगल को साफ करना, आवश्यकता से अधिक माइनिंग करना, खनन करना और खनिज को निकालना, मिनरल को निकालना, उसका ओवर यूज़ करना। तो इन सारी चीज़ों से एक प्रॉब्लम क्या हो रहा है? तो इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, वो धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेडेशन उसमें हो रहा है। और हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में कुछ खास गैस का जो मात्रा है वह काफ़ी बढ़ रहा है, उसका अमाउंट काफ़ी बढ़ रहा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है, अमाउंट है, वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक ए प्लेस इन ए सोसाइटी वेयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट डू नॉट इफ इन एनी वे compromise the ability of future generation to meet their need. Growth of such a social system involve checking population growth, sustainable use of resource, using renewable source of energy, recycling of wastage। इसमें यह कह रहा है कि डेवलपमेंट वो नहीं होता है जो नेचर को, नेचुरल चीज़ों को हम एफेक्टेड करके डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है, अस्थाई विकास वो होता है जिसमें अपने रिक्वायरमेंट को पूरा हम करते ज़रूर हैं, लेकिन उसमें अपने सोसाइटी का भी ख्याल रखते हैं। दूसरा, फ्यूचर में उन चीज़ों की अवेलेबिलिटी बनी रहे, आने वाले जनरेशन का जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए हम उसका। तीसरी बात है कि हम इस चीज़ पे भी देते हैं कि जिन चीज़ों का हम, जिस रिसोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं, वह उस चीज़ का यूज हम उतना ही करें जितनी उसकी आवश्यकता है। तीसरी बात है कि जिस सोर्स का हम यूज़ कर रहे हैं उस सोर्स को फिर से रिन्यू कर सके, रिन्यूअल रिसोर्स के रूप में वो हो, या जो वेस्टेज है, जिस वेस्टेज को हम फेंक देते हैं या छोड़ देते हैं कहीं, उसको हम रिसाइकल करके फिर से हम उसका यूज़ कर पाए। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, और हम ये आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसमें समझे होंगे, और जहाँ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रखिए। थैंक यू।